बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। ये है इमरान हसन और ये है अमला हसन। इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मंडे ब्लू से आजाद होने की कोशिश में मसरूफ हैं, इसी क्या कहते हैं सॉलिडेरिटी के लिए, इसी एजाज में, मंडे के एजाज में। और ताज़ा तरीन खबर, अब वैसे मैं हूँ इमरान हसन, मैंने बताया, आप हैं अमला हसन। मंडे का आगाज हुआ जाता है, नया वीक है और नया आगाज है। कोशिश करेंगे ये वीक भी अच्छा गुजरे। पिछले वीक में भी हमें बहुत ज़्यादा अच्छा फीडबैक देने के लिए और हमारे शो को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। उसके साथ साथ इस वीक की जो सबसे अच्छी बात है, पिछला पूरा हफ्ता हम ये कहते रहे कि लाहौर में बारिश क्यों नहीं होती, तो लाहौर में बारिश होने लग गई है, एक आध हुई अच्छी। और इस वक्त जो खबरें हैं वो कराची के हवाले से, कराची में इस वक्त बहुत जबरदस्त मौसम है जी। कराची वाले बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। उसके साथ साथ लाहौर का वेदर भी कदरे बेहतर है और अभी कुछ बादल हमें नजर आ रहे थे, लेकिन आज हम सिर्फ कराची की बात करेंगे क्योंकि कराची में बेचारे कराची वालों को ना थोड़ी मुश्किल से बारिश वाला मौसम मिलता है और वो सीवी ह्यूमिडिटी बहुत दिनों में हो रही है अभी बारिश वहां। हाँ, लेकिन स्टिल बहुत जबरदस्त मौसम है जी। तो कराची वाले बारिश को एंजॉय करें, हम कोशिश करेंगे आगे जाके आपको कराची की कुछ अपडेट्स भी दें कि वहाँ पे बारिश के बाद। लेकिन रात को आंसू की बारिश हुई, आपको पता है कहाँ पे? इंग्लैंड के अंदर रात को आंसू की बारिश हुई और इंग्लैंड की टीम जिसने बाकायदा तौर पर कल जो रॉयल एयरफोर्स थी उसने कोई मार्च पास भी किया, इट्स कमिंग होम, लेकिन लोगों ने कहा नो इट्स नॉट कमिंग होम, इट्स कमिंग टू रोम। और जो वर्ल्ड कप था वो होम नहीं आया, वो रोम चला गया। और ये है जनाब यूरो कप की हम बात कर रहे हैं। यूरो कप कल रात को इंग्लैंड और इटली के दरमियान जबरदस्त फाइनल मुकाबला हुआ जिसका फैसला पेनल्टी किक्स पे हुआ और एक गलत पेनल्टी किक जो पता नहीं किधर गई, मतलब कहीं और ही चली गई। लेकिन स्टिल कल का जो इमरान ये मैच था बहुत फेस्टिविटी से भरपूर था। आपको इतने ज्यादा सेलिब्रिटीज देखने को मिले। मैंने तो सबसे ज्यादा टॉम क्रूज और डेविड बेकहम को देखा जी, बिल्कुल। और इसके साथ साथ हम ये भी बात करें कि 65,000 लोग इसको बराह रास्त देख रहे थे स्टेडियम के अंदर बैठकर, और उसके अलावा मिलियंस ऑफ पीपल वो वाचिंग ऑन टेलीविजन सेट्स। पूरी दुनिया के अंदर एक क्रेज था और इटली ने एक बार फिर प्रूव किया दे आर बेटर देन इंग्लैंड। एक टीम ने जीतना था वैसे, जब तक ऑन ग्राउंड गेम होती रही 1-1 और इक्वल रहा, लेकिन उसके बाद फिर कल जो रॉयल फैमिली के मेंबर्स थे उनके बाद में जो मीम्स चलना शुरू हुए कि वो किस तरह से मैच से पहले कैसे थे और मैच के बाद कैसे वैसे थे। जर्मनी के हारने के बाद जो इंग्लैंड के प्लेयर्स ने किया था ना, इंग्लैंड के स्पेक्टेटर्स ने किया था, लोगों ने कहा कि कारमा जो है ना उसने अपना रंग दिखाया उसके बाद। लेकिन कोई बात नहीं, चले कांग्रेचुलेशंस टू इटली एंड बेटर लक नेक्स्ट टाइम इंग्लैंड। अच्छा जी, यूरो कप पाकिस्तान क्रिकेट की बात तो नहीं करनी? नहीं, बिल्कुल नहीं करनी है, अच्छी बात करनी भी नहीं, आगे जाके करेंगे। लेकिन अभी आपको बताएंगे हेडलाइन। अफगानिस्तान में भारतीय खारजा पॉलिसी बुरी तरह नाकाम। तालिबान की पेशकदमी, भारत ने कंधार से अपने सिफारतकार वापस बुला लिए। अफगानिस्तान में अमन के लिए दुनिया के साथ है, अफगान अवाम का हर फैसला कबूल होगा। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद। कोरोना मस्बत केसेस में तेजी, चौथी लहर का खदशा। ईद उल अजहा से पहले एनसीओसी ने खुसूसी अहकामात जारी कर दिए। सेगमेंट निकले तेरी तलाश में बात करेंगे मुस्तंसर हुसैन तारर साहब से उनके नॉवल मंतकुल तेरे जदीद पर। सेगमेंट देसी फूड में फरियाल राना लेकर जाएंगी ट्रक आर्ट की तर्ज पर बने अनोखे रेस्टोरेंट में और खिलाएंगी अफगानी और पेशावरी खाने। सीरीज हाथ से गई, व्हाइट वॉश से कैसे बचें? पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा वनडे कल बर्मिंघम में खेला जाएगा। और सनसनीखेज मुकाबले के बाद इंग्लैंड को शिकस्त, इटली फुटबॉल यूरो कप का चैंपियन बन गया। एक तरफ देखें व्हाइट वॉश होने की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ इटली की बातें हो रही हैं। मतलब बंदा जाए तो जाए कहाँ? कहीं खुशी कहीं गम। अल्लाह, अच्छा ठीक है, बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर कुछ अच्छी खबर नहीं है, बड़ी खबर बुरी खबर है। हाँ बिल्कुल। और सबसे जो हम पहले बात करेंगे वो कोविड के हवाले से। तो पाकिस्तान में भारतीय डेल्टा वायरस समेत कोरोना की तमाम नई इकसाम की मौजूदगी की तस्दीक हो चुकी है, जिसके बाद मुल्क भर में पॉजिटिव केसेस की शरह में तेजी से इजाफा हो रहा है और कोरोना की जो चौथी लहर जिसका हम बात कर रहे थे उसका खतरा भी मंडराने लगा है। कराची में इस वक्त कोरोना के जो फैलाव की शरह है वो 11% से ज्यादा हो चुकी है। इस्लामाबाद में शरह 6%, जबकि बलोचिस्तान में कोरोना के फैलाव की शरह जो है वो 9.3% तक पहुंच गई है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बात करें तो कोरोना के पॉजिटिव केसेस जो है वो तेजी से बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और
जैसा कि आपने मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से बताया तो कोरोना के फैलाव की शरह 30 मई के बाद पहली बार 4% हो गई है। 30 मई पे हम रुक गए थे, हम तो 1% से भी नीचे चले गए थे और 0.few% पे आ गए थे। खैर, ईद उल अज़हा करीब आ रही है, मंडियां लग गई हैं, यहाँ पे रश बढ़ रहा है, बाजारों में गैर मामूली रश देखने में आ रहा है। उधर आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस और जलसे, जिस पर मैं मुसलसल यहाँ पे हम बैठ के इस पर बात कर रहे हैं, जलसों की भरमार है और जलसों में सियासी रहनुमा बढ़ चढ़ के जा रहे हैं, चाहे वो हुकूमती हैं या अपोजिशन के हैं। इससे भी कोरोना मजीद फैलने का खदशा मौजूद है और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि एक बहुत बड़ा बाइस बन रहे हैं ये कोरोना फैलने। बिल्कुल, और इसके खदशे के पेश नज़र बहुत सारे जो NCOC ने हवाले से इकदाम भी किए हैं। ईद उल अज़हा मवेशी मंडियों की नई गाइडलाइंस जारी की और आइंदा दिनों में सख्त पाबंदियों का भी इंदिया दिया है। अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो उसका अमल तेज कर दिया गया। जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई तो वो जल्द से जल्द लगवा लें, क्योंकि गवर्नमेंट ने अब अवामी मकामात पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करने का भी फैसला कर लिया और आइंदा आने वाले दिनों में बात की जाए, वैक्सीन ना लगवाने वालों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आपने वैक्सीन लगवाई है तभी आप तफरीही मकामात पे जा सकते हैं। रेस्टोरेंट्स ने अभी से बारिश लेकर लगा दिया कि अगर आपने वैक्सीनेशन फुली वैक्सीनेटेड हैं तभी आप जा सकते हैं। पार्क, शादी हॉल, ये सारी चीजें जो है आपको वैक्सीनेशन के साथ ही आपको के लिए इंटरटेनमेंट मिल सकती है। तो इसमें अब ये भी होगा कि पंजाब पुलिस जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई होगी उसको सेंड करवा रही होगी या मुर्गा बनाया होगा, जैसे वो पहले मास्क पे करे थे। तो पंजाब पुलिस आपने यहाँ जितनी भी पुलिस है ऐसा आपने नहीं करना, सिर्फ चेक करना है और लोगों को गाइड करना है, लोगों को बताना है, थोड़ा सा अपना इमेज अच्छा भी कर ले। पुलिस कुछ कर रही है लेकिन मजीद चाहिए। खैर, डॉक्टर नौशीन हामिद साहब हमारे साथ, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी से डॉक्टर नौशीन हामिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहिबा, हम तो आपने मुसलसल बात करें, हम भी अपने शो के फोरम से बार बार लोगों को तलकीन कर रहे हैं कि जो 4th वेव है जिसके हवाले से असद उमर साहब ने बहुत पहले कहा था कि आ सकती है, इसके खतरात अब मंडलाने लगे हैं। क्या रीजन आपको लगती है कि पब्लिक में, और अब चूंकि भारतीय वायरस डेल्टा वायरस की भी हम बात कर रहे हैं, तो क्या वजह है कि अब ये फैलाव एकदम से दोबारा बढ़ रहा है? जी देखिए, सबसे पहले तो ये कि जिस तरह हमने पहली वेव में भी देखा है कि जब केसेस नीचे आ जाते हैं एक खास नंबर से तो उसके बाद पाबंदियां नरम की जाती हैं, क्योंकि जाहिर है कि अब जिंदगी को तो चलाना है। हमने कितना अरसा हम लोग अपने बच्चों को तालीम से महरूम रखेंगे या मईशत को जो है उसको स्लो डाउन रखेंगे। जिस तरह आपने देखा कि इस दफा दोबारा से पाबंदियों में जैसे ही नरमी हुई, मगर गो की हुकूमत ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया था गवर्नमेंट की तरफ से कि आप लोगों ने पाबंदियां तो नरम की जा रही हैं मगर SOPs पे अमल दरामद जो है वो सख्ती से जारी रखना है। पर अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि जैसी पाबंदियां नरम हुई, लोगों ने सोचा कि शायद कोरोना की वो वेव मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गया और किसी किस्म की भी SOPs पे अमल दरामद हमें कहीं पर भी नज़र नहीं आया। अगर आप सड़क पे चले जाएं तो 10 में से 8 लोगों ने मास्क बिल्कुल नहीं पहना हुआ होता और जो 2 पहना होते हैं वो लोग भी बेचारे आउट ऑफ प्लेस फील कर रहे होते हैं। तो ये अभी खतरा यहाँ पर मौजूद है और अभी कुछ अर्सा रहेगा। इसका इलाज ही है SOPs पे अमल। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें अब एक नुक्ता बड़ा अहम है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मईशत भी चलानी है, जिंदगियां भी चलानी है, लेकिन दूसरी जानिब फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर हमने एक दफ़ा लॉकडाउन खोल के या पाबंदियां नरम करके फिर हमने जब दोबारा से नई वेव आनी है और फिर पाबंदियां लगानी है, तो क्यों ना पहले ही सिलसिले को थोड़ा सा लंबा कर लिया जाए, थोड़ा सा तवील कर लिया जाए ताकि हम एक कंट्रोलेबल पोजीशन के अंदर आ जाएं। क्या ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं हो सकती? देखें, आप इस पाबंदियों को जितना भी लंबा कर लें, जब तक आपकी वैक्सीनेशन जो है, जो हमारा टारगेट है 7 करोड़ अवाम को वैक्सीनेट करने का एंड ऑफ 2021 तक, क्योंकि वो फिर हमारा अंदाजा है कि उससे फिर हर्ड इम्यूनिटी हम अचीव कर लेंगे जिससे फैलाव रुक सकता है। उस वक्त तक तो जब तक ये वैक्सीनेशन का अमल जो है वो एक खास नंबर टच नहीं करता, आप पाबंदियां जितनी भी लंबी कर लेंगे, जब भी खोलेंगे आपको केसेस में इजाफा नजर आएगा। इसलिए अब लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए कि अब ये कोविड कुछ अरसे के लिए हमारी जिंदगी का हिस्सा है। हमें अपनी जिंदगी के स्टाइल को चेंज करना है, हमने अपनी जो डेली की जो हमारी रूटीन्स हैं उसके अंदर SOPs को शामिल करना है। तो अब हमें न्यू नॉर्मल जिसको कहते हैं आजकल की, ये न्यू नॉर्मल वे ऑफ लाइफ है, इसके साथ हमें अडेप्ट करना है और हमें इसके साथ जीना सीखना है। पाबंदियां लगाना इस मसले का हल नहीं है, वो तो आप चाहे। डॉक्टर साहब, साथ साथ आपने पाबंदियों की एक तरफ तो हम लोगों को बाउंड कर रहे हैं कि वो वैक्सीनेशन लगे तभी वो पार्क्स और तफरीही मकामात पर जा सकते हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं इंतखाबी मुहिम भी चल रही है, जलसे भी हो रहे हैं और फिर वहाँ पे लोगों को एक जमे गफीर भी इकट्ठा हो रहा है। तो इन दोनों सिचुएशंस में गवर्नमेंट को ऑब्वियसली कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी तो बनानी पड़ेगी। हम पब्लिक को किस हद तक बाउंड कर सकते हैं कि वो पब्लिक प्लेसेस पे जाए और वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लेकर जाए? देखिए जी, सबसे पहले तो ये कि आज से काफ़ी अरसा पहले, काफ़ी दिन पहले
NCOC की तरफ से एक लेटर गया था आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन को कि इस टाइम पे इलेक्शन जो है वो ज़ाहिर है अवामी इज्तिमात का सबब बनेगा, तो आप लोग इलेक्शंस को कुछ अरसे के लिए पोस्टपोन कर दें। हम लोग कोशिश कर रहे थे कि AJK में वैक्सीनेशन प्रोसेस को बहुत ज़्यादा स्पीड अप किया जाए और वहाँ पर रफ्तार बेहतर थी बाकी जगहों के मुकाबले में, मगर फिर भी इस टारगेट को अचीव करने में थोड़ा सा टाइम लगना था। तो NCOC की तरफ से इलेक्शन कमीशन को एक लेटर गया था, उनसे दरख्वास्त की गई थी कि इसको 2 महीने आगे कर दें ताकि हम अपनी वैक्सीनेशन के टारगेट को अचीव कर लें। मगर अब ये इलेक्शन कमीशन वहाँ का इंडिपेंडेंट है और हर जगह पर ही होता है, तो उन्होंने हमारी इस दरख्वास्त को बिल्कुल एंटरटेन नहीं किया और उन्होंने अपनी डेट्स चेंज नहीं की, जिसकी वजह से ये सब कुछ देख रहे हैं। और बिल्कुल इस वक्त आज़ाद कश्मीर में भी तेजी से कोरोना केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, आखिर में ये भी आपसे पूछना चाहेंगे, वैक्सीनेशन का जो अमल है इसको लेकर हमारे पास इस वक्त वैक्सीन्स की मिकदार पूरी है जो हमारी डिमांड है उसके मुताबिक, और दूसरा ये कि इस वक्त जिस तरीके से जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन हो रही है आप इससे मुतमईन हैं, आपको लगता है कि नहीं अमल मजीद तेज होना चाहिए? देखिए जी, इसमें मजीद तेजी की गुंजाइश तो है और मैं समझती हूँ कि मजीद तेज होना चाहिए। अभी मतलब 4 लाख से ज़्यादा लोगों को डेली वैक्सीन जो है वो हो जाती है, मगर ज़ाहिर है हमारा टारगेट इससे ज़्यादा है और इंशाल्लाह ताला वैक्सीन की अब हमारे पास कोई कमी नहीं है। वैक्सीन वाफिर मिकदार में मौजूद है और हर किस्म की वैक्सीन मौजूद है, चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए चाहिए या हमारे यहाँ पर लोकली चाहिए। मुस्तकबिल करीब में हम एक्सपेक्ट करें कोई नई पाबंदियाँ हुकूमत की तरफ से सख्त लग सकती हैं, कारोबार दोबारा बंद हो सकते हैं, कोई गौर फिक्र हो रहा है इस पे? जी बिल्कुल, देखें ये NCOC में जो ट्रेंड है जो हम पिछले 1 हफ्ते से देख रहे हैं मुसलसल राइज का, इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है और बिल्कुल स्टडी किया जा रहा है। और मैं समझती हूँ कि ये 2-4 दिन इस 1 हफ्ते में देख के अगर ये ट्रेंड इसी तरह से बढ़ता रहा तो फिर बिल्कुल पाबंदियों की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा कि आपने हमें ज्वाइन किया। असली आवाम की तरफ से नेग्लिजेंसी का मुजाहरा किया जा रहा है, हमें कोविड पे कंट्रोल करना है, सिर्फ NPA के वैक्सीनेशन करवाएं और हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम जा सकें। इसी नोट पर हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे अफगानिस्तान से अमेरिका और नेट ऑफ वाच के इनखला के बाद सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। तालिबान ने अफगानिस्तान के 85% हिस्से पर कब्जे का दावा कर दिया और इस वक्त मुख्तलिफ सूबों में तालिबान और अफगान फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़पें भी जारी हैं। अफगान तालिबान की कंधार के दारुल हुकूमत की तरफ पेशकदमी भी जारी है और इसी हवाले से जो भारत ने कंधार में कॉन्सुलेट खाली करवा लिया और अपने सफारतकार और सिक्योरिटी अमले को वापस लेकर भाग गया है। इस बिगड़ती सूरत हाल के बाद भारत की जो परेशानी है उसमें इजाफा हो गया, इस वक्त उनकी मुनाफकत जो है वो बेनकाब भी हो गई। बिल्कुल जी, एक जानिब भारत तालिबान से मुज़ाकरात की कोशिश कर रहा है तो दूसरी जानिब तालिबान के खिलाफ अफगान गवर्नमेंट को असलहा फराम कर रहा है। ये 2 चेहरे हैं भारत के जो हमेशा से रहे हैं, अब दुनिया के सामने आ रहे हैं। जराए के मुताबिक भारत ने C-17 तैयारों के जरिए काबुल और कंधार में असलहा पहुंचाया और 40 टन से ज्यादा गोलियां और भारी मिकदार में गोला बारूद अफगान हुकूमत के हवाले किया। भारतीय असरे के हवाले से अगर बात करें तो जहाज और गोला बारूद से भरी गाड़ियां भी सामने आ गई हैं और जराए तो ये भी कहते हैं कि भारतीय जहाज असला देकर वापसी पर अपने स्टाफ को वापस लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल, और तमाम तैयारे जयपुर और चंडीगढ़ से रवाना हुए। भारत अपने जारहाना अज़ाइम और खत्ते की जो वाहिद पावर बनने के लिए गुज़िश्ता 20 सालों से अफगानिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी और फौजी इमदाद भी कर चुका है। अफगानिस्तान में भारतीय अज़ाइम का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि काबुल में सफारत खाने के साथ साथ 4 भारतीय कौंसल खाने कायम किए गए जो अफगानिस्तान में किसी एक मुल्क के सबसे ज्यादा कौंसलेट की तादाद है और भारत अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी भी कर चुका है। दूसरी जानब भारत ने अफगानिस्तान के जरिए न सिर्फ पाकिस्तान को कंट्रोल करने की पॉलिसी बनाई बल्कि सेंट्रल एशिया तक रसाई हासिल करने के लिए भी कई मंसूबों का आगाज किया। अब अफगानिस्तान में भारत को पिस्पाई का सामना है और इसकी सारी सरमायाकारी डूबती नजर आ रही है। दूसरी जानब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में किसी किस्म की मुदाखलत न करने का ऐलान कर रखा है और पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर यह कहा है कि जो अफगानिस्तान की आवाम चाहेगी वही हुकूमत अफगानिस्तान के अंदर होगी। इसी सारी सूरत हाल पे हमने बात करनी है। ताहिर खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अफगान माहिर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, अपने हमारे शोज़ में अक्सर आप उनके तज्ज़िये देखते हैं। आज भी हम उनसे इसी हवाले से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप इस डेवलपमेंट को वो कैसे ले रहे हैं। ताहिर साहब, एक तो आपको सुबह खैर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं और कुछ हद तक खित्ते का फ्यूचर डिटर्मिन भी करी और अलार्मिंग भी हैं। तालिबान एक जानिब 80% इलाकों पर कब्जे का दावा कर रहे हैं, दूसरी जानिब ये जो भारत की जानिब से सूरत हाल सामने आई है, ये जो दोनों तरफ से भारत विकेट के दोनों जानिब खेलने की कोशिश कर रहा है, इस पर आप क्या देखते हैं? ये सिफारती सतह पर
और जोग्राफियाई लिहाज से और जो इस वक्त खित्ते की सूरत हाल है, कितनी बड़ी नाकामी आप देख रहे हैं भारत जो एक्सपोज हो रहा है इस वक्त? बहुत शुक्रिया आपका। मेरी नज़र में जब कोई मुल्क अपना सफारत खाना या कौंसल खाना बंद करता है तो वो एक आवाम को भी वहाँ के उनको एक नफसियाती एक दबाव का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इससे एक मैसेज जाता है और लोगों का ख्याल होता है, जिस तरह आपने बार बार कहा भी कि जंग शिद्दत भी जंग में आई है, लेकिन जब कोई मुल्क वहाँ से अपने लोगों को निकालता है तो लोगों की तशवीश में मज़ीद इजाफा होता है। और जो ममालिक अपने आप को किसी मुल्क का दोस्त कहता है, इत्तेहादी कहता है, और अफगानिस्तान और भारत का 2011 में हामिद करज़ई के वक्त में एक स्ट्रेटेजिक मुआहिदा भी हुआ था, तो और पाकिस्तान के भी वहाँ कौंसलेट है। पाकिस्तान के बारे में तो प्रोपेगेंडा ज़्यादा है भारत के अलावा, लेकिन पाकिस्तान का सफारत खाना खुला है। पाकिस्तान का मज़ार शरीफ में ज़्यादा ख़तरात होते हैं क्योंकि वो नान पश्तून इलाका है, लेकिन वो खुला है। फिर हेरात जो है जनूबी अफगानिस्तान, वहाँ भी पाकिस्तान को मुश्किलात है, लेकिन वहाँ भी पाकिस्तान का कौंसल खाना खुला है और कंदहार में भी पाकिस्तान का कौंसल खाना खुला है। तो पाकिस्तान ने अब तक कोई भी कोरोना की वजह से तकरीबन वीज़ों का मामला हर सफारत खाने का बंद है अफगानिस्तान में, कौंसल खाने का, लेकिन पाकिस्तान भी वीज़ा देते हैं, मरीजों को देता है और जो क्रिटिकल मरीज हो उनको भी वजह देता है और स्टूडेंट को भी, तलबा और तालिबात को भी। तो अगर ऐसे मौका पे जब अफगानों को ज़रूरत होती है कि वहाँ पे उनके डिप्लोमेट रहे, वहाँ उनके लोग रहे, अगर आप वहाँ से जाते हैं इस मुश्किल हालत में तो आप एक्सपोज होते हैं लोगों के सामने। तो मेरे ख्याल में भारत ने अपने आप को एक्सपोज किया अफगान अवाम के सामने। ठीक हो गया। अच्छा, हम बात करें तालिबान की पेशकदमी के हवाले से, तो भारत बहुत ज़्यादा अकेले परेशानी की सिचुएशन में आया है और ये पिछले 20 साल से हमने देखा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहा है और इस हवाले से सरमायाकारी भी कर रहा है। क्या अब ये सारी चीज़ें जो 20 साल से उन्होंने यहाँ पर अपने जो इन्वेस्ट किया था, क्या वो उनको स्टेक पे नजर आ रही है? मुश्किलात तो होंगे और इसलिए मुश्किलात होंगे कि आपने सिर्फ हुकूमत सिर्फ नहीं होती, अवाम का भी एक रोल होता है किसी को सिक्योर करने में। जब हम काबुल जाते हैं और वहाँ एक होटल में ठहरते हैं तो वहाँ पर अक्सर मैंने कई मरतबा देखा है कि वहाँ पर ज़्यादा इंडियन इंजीनियर भी होते हैं, वहाँ पर जो मोबाइल सर्विस है उन इंडियन ज़्यादा है और जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं उसमें भी इंडियन ज़्यादा है। लेकिन इस चीज़ के बावजूद अगर वो जाते हैं तो जाहिर बात है उनको ख़तरा होगा, उनके इन्वेस्टमेंट को। एतमाद का रिश्ता उनका नहीं रहा। उन्होंने जो 20 साल में पहली मरतबा तालिबान से राब्ता करने की कोशिश की और ऐसे रिपोर्ट्स भी आ गई, तालिबान ने उनकी तस्दीक नहीं की, बल्कि हमने कई मरतबा उनसे पूछा तो वो तो तरदीद करते हैं। लेकिन चलो मान लेते हैं कि कोई ना कोई राब्ता तो हुआ होगा। लेकिन 20 साल बाद जब उनको मालूम हुआ कि अब उनके लिए तालिबान से भी राब्ता अहम है, क्योंकि देखिए भारत रूस का बहुत इत्तेहादी है, लेकिन रूस की अपनी जो पॉलिसी है, रूस वाहिद मुल्क है जिसने तालिबान को बैनुल-अक़वामी एक फोरम दिया था। जब वहाँ पे 2018 नवंबर में रूस ने 11 ममालिक के ऑफिशियल्स को और तालिबान को दावत दी और वहाँ तालिबान गए। तो रूस तो इंडिया का बहुत बड़ा इत्तेहादी है, लेकिन रूस की पॉलिसी ठीक थी। चीन में कम्युनिस्ट निज़ाम है, लेकिन चीन के तालिबान से राब्ते है। ईरान जो कि तालिबान का एक किस्म का आप कह सकते हैं कि दुश्मन था, जब 1999 में जब तालिबान चले गए मज़ार शरीफ में, वहाँ पर ईरानी कौंसलेट पे हमला हुआ, 11 ईरानी सफारतकार और एक सहाफ़ी उनका वो मर गए उसमें। लेकिन और ईरान अपने फौजें लाया था हेरात में जो सरहद ईरान की, लेकिन ईरान भी आज तालिबान का बड़ा इत्तेहादी है। तो उनकी डिप्लोमेसी अच्छी है, भारत नहीं कर रहा था 20। जब भारत को मुश्किल आ गई है उनके मुस्तकबिल अफगानिस्तान में, उसको नजर आ रहा है कि वो शायद वहां पे वो ना, तो लिहाजा वो अब तालिबान ये सारी चीजें जो होती हैं, ये आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज काम कर रही होती हैं, ये इसके फीडबैक के ऊपर फिर आपकी सिफारती पॉलिसी बनती है। आपको मुझसे बहुत बेहतर थी। तो हम कंप्लीटली कहें कि जो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, सिफारतकारी तो नाकाम हुई ही है, लेकिन भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी जिसके ऊपर वो बड़ा घमंड करता है और लाखों करोड़ों रुपए लगाता है, वो भी बुरी तरह नाकाम हुई हैं। और इसकी एक वजह यह भी है कि अमेरिका बहुत एक स्विफ्ट वे के अंदर अब अफगानिस्तान से निकलना चाह रहा है। एक वजह यह भी है शायद भारत को संभलने का मौका भी नहीं मिला कि कोई प्लान बी होता या कोई बैकअप प्लान इंप्लीमेंट कर पाता।
देखो ना, जिस तरह मैंने दीगर ममालिक का वो रूस भी 2014 तक उनका अफगानिस्तान से वो बिल्कुल अलग थलग था। 2014 में जब बाराक ओबामा ने ज्यादा फौजें निकाली अफगानिस्तान से, तो यहाँ पे सेफरीकी ग्रुप बन गए। मुझे याद है 2014 में पाकिस्तान, रूस और चीन का एक सेफरीकी ग्रुप बन गया था और वो बड़ा फाल था। फिर रूस ने मॉस्को फॉर्मेट के नाम से वहां पे एक नया सिलसिला शुरू किया। तमाम दुनिया के मुमालिक अफगानिस्तान के अमन के लिए बड़े वो एक्टिव रहे, उनका एक बड़ा रोल है और पाकिस्तान का भी उसमें सबसे ज्यादा रोल है जिसको दुनिया तस्लीम करती है। लेकिन वाहिद भारत था। और ये आपकी बात दुरुस्त है कि मुमालिक जो है वो अपने इंटेलिजेंस की बुनियाद पर रिपोर्ट से बनाती है, अपने वहां जो सफारत खाने हैं, अपने उनके डिप्लोमेट से। लेकिन सब ने इदराक कर लिया था कि तालिबान के बगैर और अमन के अमल से अगर आप दूर रहेंगे तो आपका वहां कोई रोल और किरदार नहीं है। सिर्फ रोड से या स्कूल बनाने से आप वो नहीं, अवाम भी देख। एक और बदकिस्मती अफगानिस्तान की है, जब मैं डिबेट में हिस्सा लेता हूं ना अफगानिस्तान के टीवी चैनल में या हम वहां जाते हैं, तो अफगान्स को मालूम है कि भारत उनके मुल्क में क्या किया कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से तो वो बड़ा वोकल होते हैं, लेकिन भारत के हवाले से वो कुछ नहीं, क्योंकि भारत की इन्वेस्टमेंट वहां मीडिया में बहुत ही ज्यादा है और ये सब लोग तस्लीम भी करते हैं। इसको इंडिया भी तस्लीम करता है, वहां पर दीगर लोग। तो लिहाजा भारत को अब बड़ी मुश्किलात का सामना है कि ना उनका राब्ता रहा तालिबान से माजी में, और तालिबान भी समझते हैं कि अब जिसको तकलीफ है, जिसको दबाव है, तो अब तालिबान की तरफ रुजू कर रहे हैं कि उनके साथ किसी न किसी हद तक ताल्लुकात बनाए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आपके तज्जिए का बहुत शुक्रिया। बड़े मुख्तसर वक्त के अंदर बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव मालूमात आप हमें देते हैं और अपना तज्जिया रखते हैं। बहुत शुक्रिया। जब भी आपको मदऊ करते हैं तशरीफ लाते हैं। ताहिर खान साहब सीनियर सहाफ़ी और अफगान अमूर के माहिर, अफगानिस्तान सूरत हाल के ऊपर बात करें। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। बैक टू एक्सप्रेसो। अच्छा अमला हसन, आप कभी ट्रक में बैठी हैं? नहीं। आपको लगता है कि बैठ के कैसा लगता होगा? फरियाल को हमने देखा कहीं ट्रक में बैठे हुए, और फरियाल इस वक्त एक ऐसे रेस्टोरेंट में मौजूद हैं जहां वो ट्रक में बैठी हैं, लेकिन वो हमें खिला रही है पेशावरी और अफगानी खाने। और हम उनको ट्रक की बत्ती के बीच नहीं लगाएंगे, खिलाएंगे। आपको दिखाते हैं सुबह सुबह अच्छे मौसम में आज का देसी फूड। नाजरीन, ये खूबसूरत सा ट्रक आज देखकर आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि आज मैं पेशावर आई हूँ किसी पेशावर के रेस्टोरेंट का खाना खिलाने, लेकिन मैं पेशावर में नहीं बल्कि मैं आई हूँ जौहर टाउन लाहौर में, जहाँ पर है मालगा रेस्टोरेंट। नाजरीन, ये एक ऑथेंटिक अफगानी कुजीन है जहाँ पर अफगानी और पेशावरी खाना सर्व किया जाता है। चले आए चलकर देखते हैं ये क्या क्या बनाते हैं और लोगों से भी पूछते हैं कि उनको यहाँ का टेस्ट कैसा लगता है। आप कहाँ से आई हैं? सऊदीया से आए हुए हैं बेटा। अच्छा, तो आपने क्या खाया, क्या ऑर्डर किया था आपने? मैंने मलाई बोटी है, कबाब है, काबली पुलाव है, सुलेमानी कढ़ाई है, पेशावरी कढ़ाई है, माशाल्लाह सारा। अच्छा, इनके खाने में ऐसी क्या खास बात है जो आप खुद तो आई हैं लेकिन पूरी फैमिली को भी साथ लेके आई हैं? बेटा अच्छा, ताज़ा और जायकादार हमें पसंद है, तो इसलिए हम बार बार आ रहे हैं। अच्छा, आपकी पसंद का क्या था इसमें खाना? अभी जो कुछ भी खाया है सभी मज़ेदार है, अच्छा लगा है। खासतौर पे मलाई बोटी और जो सुलेमानी कढ़ाई है वो अच्छी है, यानी टेस्टी है। स्पेशलिटी इनकी अफ़गानी कुज़ीन है, तो हमने कहा कि थोड़ा सा ट्राई करते हैं इनका ट्रेडिशनल फूड कि किस तरह का है। दिस इज़ फर्स्ट टाइम कि मैं यहाँ विज़िट कर रहा हूँ। वालदा ने विज़िट किए 2-3 बार, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल एक्सपीरियंस इज़ गुड। आपको इनका एम्बियंस कैसा लगा? जो ट्रक आर्ट है सारा, जो इधर आए हुए हैं लोग आए हुए हैं, म्यूज़िक है, वो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, वेरी इंप्रेसिव। खासतौर पे हम जैसे लोग जो बाहर से आते हैं वो काफ़ी क्लिक करता है इस तरह का एटमॉस्फेयर, क्योंकि हम ये लोग मिस करते हैं बाहर। आप कहाँ से आई हैं? मैं न्यूयॉर्क से आई हूँ और मैं बंगाली हूँ। मैं अफ़गान खाने का वैसे भी फ़ैन हूँ। अच्छा, अफ़गानी फूड की आप इतनी बड़ी फ़ैन हैं जी, तो आपको इनका टेस्ट कैसा लगा? इनकी टेस्ट हमारी जो आम करी होते हैं या फिर आप बोल लो हांडी होते हैं उससे ज़्यादा बहुत डिफरेंट है, क्योंकि इनमें इतना मतलब सादगी से बनाते हैं पर इतना टेस्ट होता है। अच्छा, अभी आपने क्या ऑर्डर किया था? अभी हमने ऑर्डर किया कबली पुलाव विद
दुम्बा की चॉप्स एंड 3 मीटर लॉन्ग कबाब, और इसके साथ आई थिंक मटन की कढ़ाई है। अच्छा, इनका टेस्ट कैसे लगा आपको? बहुत ही अच्छा। आई मीन वो जो देसी अफ़गानी फूड में जो फ्लेवर है वो न्यूयॉर्क में वैसा बिल्कुल नहीं होता, लेकिन ये बहुत डिफरेंट है, और मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा अच्छा। ओवरऑल द होल सेटिंग, लाइक द होल एम्बियंस, आप अगर एक अच्छी जगह बैठ के खाना इंजॉय करना चाहते हो तो डेफिनेटली मैं ये जगह रेकमेंड करूँगी। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ऑनर मलिक हसीब अहमद साहब। आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि मालगा का मतलब क्या है? मैं आपके नॉलेज में इजाफा कर दूँ। मालगा जो है पश्तो वर्ड है और इसका मतलब है नमक। आपको लाहौर में ये रेस्टोरेंट बनाने का ख्याल कैसे आया? ये जी देखा जाए तो ये हमारे जितना भी KPK साइड जितना भी है, सैकड़ों साल से ये फूड जो है लोग खा रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने इसको प्रमोट नहीं किया। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह पायनियर्स में से हैं जिन्होंने इस फूड को प्रमोट किया। हमने कहा ये पेशावर में वेल नोन था, जानते थे लोग वहाँ पे खाने वाले। हमने कहा ये पंजाब में भी लोगों को इस ट्रेंड में हम ने जो सेटअप हमने जो बनाया सारा तो ये हमने फिर प्रमोट किया यहाँ पे लाके पंजाब में। हमने पूरा जो कल्चर था KPK का वो यहाँ पे लाने की कोशिश की है। उसमें हमारा जो है आपने देखा होगा रबाब मंगिया उसको बोलते हैं, जो कि हमारा ट्रेडिशनल वहाँ का जो है ये म्यूज़िक है। तो वहाँ के से हम बंदे भी पेशावर से लेके आए। आप कितने अरसे से ये रेस्टोरेंट चला रहे हैं? तकरीबन जी 8 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह में, और हम 8 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमने बड़ी यहाँ पे एफर्ट की है। आप यहाँ पर क्या क्या सर्व करते हैं? हमारे ट्रेडिशनल फूड हैं KPK के, बल्कि पूरे जो हमारा जो खुरासान का इलाका जिसको बोलते हैं अफगानिस्तान, उसमें आता है ईरान। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है दुम्बा टिक्का है, दुम्बा कढ़ाई है, दम पोखर है, चप्पल कबाब है, काबली पुलाव है। हमारा नान बहुत स्पेशल है अल्हम्दुलिल्लाह। सब ने, मैं तो ये दावे से अल्हम्दुलिल्लाह कह सकता हूँ कि यहाँ पे तंदूर लोगों ने ज़मीन में लगाया, लेकिन हमारा जो सिस्टम KPK में है दीवार वाला तंदूर वो किसी ने भी नहीं लगाया सिवाय हमारे। अभी आपने तंदूर का जिक्र किया, तो आप उसमें जो रोटी है वो भी अफगानी स्टाइल में लगाते हैं? जी बिल्कुल, 100% वही है। और उसमें लंबे नान है हमारे, जिसको खासा बोलते हैं, जिसको कंदादी नान बोलते हैं। पराठा होता है हमारा बड़ा स्पेशल किस्म का तंदूरी पराठा जिसको बोलते हैं। रोगनी नान होता है, काफ़ी वैरायटी है हमारे पास। कौन सी डिश की डिमांड सबसे ज़्यादा है? हमारा जी ये अल्हम्दुलिल्लाह तो सारी डिशें लेते हैं लोग, लेकिन ज़्यादातर फैमिलीज जो है वो कढ़ाई होती है, और हमारा मीठा नान कबाब है वो बड़ा फेमस है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि 3 फ्लेवर्स में होता है वो। एक मीटर का होता है वो, और चप्पल कबाब है और अफगानी पुलाव है। आपके खाने की ऐसी क्या खास बात है कि यहाँ पर फैमिली ज़्यादातर आना पसंद है? आपने देखा फैमिलीज हमारे पास ज़्यादा आई हैं। उसकी वजह एक ये भी है कि हमारा एक तो फूड अल्हम्दुलिल्लाह हाइजीन हम उसका बहुत ख्याल करते हैं। दूसरा जो हमारा जो पास ये दुम्बा आता है जो स्पेशल उसकी एक ब्रीड होती है, एक उसका एज होती है उसका, और उसका एक वेट होता है, तो हम उसका बड़ा ख्याल करते हैं। दूसरा ये एम्बियंस अल्हम्दुलिल्लाह ट्रक आर्ट है यहाँ पे, बाहर से जो लोग आते हैं यहाँ पे आपने देखा होगा ज़्यादातर फैमिली जाके यहाँ पे सेल्फी भी लेती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, मेरे लिए बहुत सारा खाना आ चुका है, जिसमें है मीटर लॉन्ग कबाब, जिसमें 3 वैरायटी जो है कबाब की वो है, दुम्बा की कढ़ाई है, काबली पुलाव है, चपली कबाब है और बारबेक्यू है। अब मैं अफ़गानी पुलाव जो है वो ट्राई करूँगी और दुम्बा कढ़ाई। जैसे कि इनकी टैग लाइन है ऑथेंटिक अफगानी कुजीन, ये वाकई ही बहुत ज़्यादा लजीज है। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफिज। एक्सप्रेसो। बारिश का मौसम है और हो रही है बारिश, आपको पता है? बारिश के मौसम में हमारा भी थोड़ा फिसलना तो बनता है, वैसे लफ्जों का फिसलना। खैर बारिश हो रही है कराची के अंदर, लाहौर में भी हो रही है। लाहौर में भी हो रही है, अपडेट हुई है मतलब। अच्छा पता नहीं यहाँ नहीं हो रही। अच्छा जी, उम्मीद के साथ कि आप महफूज हैं और
बारिश में एहतियात से घर से निकली, बहुत ज़रूरी। हमने ज़रूरी समझा कि हम ज़रा मौसमियात के हवाले से बात कर लें। महकमा मौसमियात के ही रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर महकमा मौसमियात के, उन्हीं से हम पूछ लें कि ज़रा क्या सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। अभी जो हम सिचुएशन देख रहे थे लाहौर और अब स्पेसिफिकली हम कराची की बात करें तो यहाँ पर लाहौर में भी आज कुछ कदरे मौसम बेहतर हुए। पिछला पूरा वीक बड़ी गर्मी रही और अब कराची वालों की भी सुनेंगे, वहाँ पर भी काफ़ी बेहतर मौसम हमें नज़र आ रहा है। सरदार साहब आपको आवाज़ आ रही है? जी, जरा कराची के मौसम के बारे में हम पूछना ये चाह रहे हैं कि अच्छा मौसम हमें नजर आ रहा है, तो क्या ये ऐसे ही चलेगा, इसमें कोई तब्दीली आएगी? और लाहौर में जो इम्कानात बन रहे हैं और नॉर्थ में भी बारिश के, ओवरऑल अगर एक स्केच हमारे सामने आप रख दें मुल्क के मौसम का सरफराज साहब। जी बिल्कुल, कराची में आज सुबह पहला स्पेल जैसे कहीं हुई है, कहीं ज़्यादातर तो मॉडरेट हल्की बारिश हुई है और एक आध जगह में मॉडरेट स्पेल हुआ है। गुलशन अदीद में 17 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो कराची के लिए हम ये तवक्को कर रहे थे कि 2 दिन बाद एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आज ईस्टर्न सिंध तक इम्कान था इसके महदूद रहने का, लेकिन कराची में भी उसका इन्फ्लुएंस आ गया। और इसी तरह से थरपारकर डिस्ट्रिक्ट में अच्छी बारिश हुई है, बदीन की तरफ भी हुई है। तो वैसे ये जो ओवरऑल स्पेल चल रहा है आपके लाहौर और उधर इस्लामाबाद और उन सब एरियाज़ में पिछले 3-4 से अच्छी बारिश हो रही है। लाहौर में भी इम्कान है, फैसलाबाद में इम्कान है। ये स्पेल जो है तकरीबन पूरे मुल्क को ही ये कह लें कि मुल्क के 70 से 80% हिस्से को कवर करता हुआ 16 से 17 तारीख तक कमोबेश प्रिवेल करेगा। तो सरफराज साहब, ये जो कराची वाला है इसमें कोई अर्बन फ्लडिंग के चांसेस हैं और क्या नुकसान वाली बारिश तो नहीं होगी खुदा ना खास्ता? नहीं, कोई अर्बन फ्लडिंग के चांसेस इस स्पेल से नहीं है। ये कोई इतना तेज स्पेल नहीं है, ज़्यादातर तो मॉडरेट, ज़्यादातर लाइट रेन है और कहीं कहीं किसी वक्त एट टाइम्स मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं ब्रीफ टाइम के लिए। तो उसमें अर्बन फ्लडिंग का कोई ऐसा खदशा नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये ओवरऑल अब इस मौसम की अगर हम बात करें, जिस तरह से बारिशों का आप कह रहे हैं कि एक सिलसिला शुरू हुआ है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल जो एक कराची में गर्मी और ह्यूमिडिटी की एक वेव थी बहुत ज़्यादा, उसको क्या फ़र्क पड़ेगा इन बारिशों से? देखिए, ह्यूमिडिटी तो इसमें मानसून के मौसम में ना तो रहती है, वो कराची में वैसे ही ज़्यादा रहती है। जुलाई और अगस्त के महीनों में तो थ्रू आउट वो औसतन 50 से 60% चल रही होती है दिन भर। तो जाहिर बात है कि टेम्परेचर तो कम होगा, लेकिन ये कि ह्यूमिडिटी रहती है यहाँ पर, वो मतलब उस पर कोई ख़ास इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये वाला जो स्पेल है, ये एक तो क्या हम कहें कि सरफराज साहब मामूल के मुताबिक है, मामूल से हटके नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, क्या इसका इम्पैक्ट हमारी वो फसलें जो उतर रही हैं इस वक्त या वो फसलें जो काश्त हो रही हैं, इन पर भी कोई असर हो सकता है इन बारिशों का, या मामूल के मुताबिक हैं, अच्छी बारिशें हैं? जी बिल्कुल, ये नॉर्थ में खासकर इम्कान है। जैसे आपने एडवाइजरी देखी होगी 3-4 दिन पहले इस्लामाबाद ऑफिस ने हमारे इशू की थी, तो उसमें कुछ बड़े शहरों में कहा गया था कि वहाँ पर जैसे रावलपिंडी, लाहौर और पेशावर और फैसलाबाद, इन एरियाज़ का जिक्र किया गया था कि वहाँ पर किसी दिन हैवी स्पेल भी मुतवक्की है। और ओवरऑल जाहिर है आगे खरीफ की जो फसलें हैं उनके लिए बारिशें बहुत मुफीद साबित होंगी, बहुत अच्छी होंगी। जब उसमें आपकी चावल की फसल होती है, मकई की फसल की काश्त आगे जाके होगी, तो इन फसलों के लिए अच्छी साबित होंगी बारिश। सरदार सरफराज साहब के आपने इस मौसम के हवाले से हमें अपडेट किया। अल्लाह करे बारिशें सबके लिए रहमत की बारिश हो, जहमत ना बने और इंतजामिया को भी से अंदाजा हो कि बारिशें होने वाली हैं। ज़्यादा बारिश ना करें, मुझे बारिशों के हवाले से शेर याद आता है। ज़्यादा बारिश होती है, इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। खैर, वज़ीर आज़म के एक ट्वीट के हवाले से आपको बताते हैं, और अच्छा ट्वीट था, हमें अच्छा लगा देख के। वो उन्होंने बिलियन ट्री सुनामी के हवाले से किया। प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी कि ज़राअत के शोबे में जो तरक्की है वो बड़ी मिसाली है, बड़ी ज़बरदस्त है और वो पुरज़्म नज़र आते हैं, और जामे जो ज़री तब्दीली है उसके मनसूबे के तहत ज़री पैदावार में इजाफे पर भी जोर दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, ताकि मुल्क में जो खुराक की ज़रूरियात है उसको पूरा किया जा सके। और हम मजमूई तौर पर अगर वज़ीर आज़म के इस बिलियन ट्री सुनामी मनसूबे की बात करते हैं, जिसको KPK में शुरू किया और अब वो 10 बिलियन नेशनल लेवल के ऊपर हो रहा है, तो एक वीडियो शेयर की है जिसकी आप विजुअल्स देख रहे हैं इस वक्त। उन्होंने मटा सवात का इलाका है, इसके कुछ बंजर पहाड़ थे जिनकी विजुअल्स प्राइम मिनिस्टर ने शेयर की और कहा कि ये बंजर पहाड़ थे लेकिन अब ये एक सब्जे में तब्दील हो रहे हैं। और जो हमारी बिलियन ट्री सुनामी का मंसूबा है, जो मुल्क को ग्रीन करने का मंसूबा है, ये एक इनकलाबी तब्दीली मुल्क भर के अंदर लेके आ रहा है। नो डाउट इस तरह से उन्होंने जिस तरह से वीडियो शेयर की और उसके बाद उसमें उन्होंने नीचे ट्वीट भी किया, ये नो डाउट एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था और जिसको अब इम्प्लीमेंटेशन की तरफ भी लाया जा रहा है। और अगर इसी तरह से
जो उन्होंने कहा कि आइंदा आने वाले दिनों में हम सरसब्ज पाकिस्तान के हवाले से काम कर रहे हैं और उसके सम्राट भी आना शुरू हो चुके हैं, और जिस तरह से इनका ये प्रोजेक्ट है इसको ये फर्दर आगे लेके चलेंगे, और जिस तरह से इन्होंने कहा कि नेशनल लेवल पे इसको एक्सपैंड करने का प्लान किया जा रहा है, तो ये नो डाउट एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जिस पर हम सब पाकिस्तानियों को भी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन करनी है। और हम ऑन एंड ऑफ एक्सप्रेसो में भी कहते रहते हैं कि जिस तरह से गवर्नमेंट इस हवाले से फोकस्ड है, हमें भी अपने तौर पर इंडिविजुअल लेवल पर कुछ ना कुछ इस हवाले से है। बिल्कुल, और ये बेहतरीन मौसम है, वैसे बारिश भी हो रही है, बेहतरीन मौसम है प्लांटेशन करने का, तो अपने बच्चों के नाम का, अपने नाम का एक ज़रूर लगाइए ताकि कुछ ना कुछ ऐसा हो जो आपके लिए सदका जारिया का बायस बनता रहे। इस पर हम बात करते रहेंगे। खैर, केपी गवर्नमेंट एंड वेल्डन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सभी सूबों की जिसमें अपना हिस्सा डाल रही है, ये बहुत ज़रूरी है हमारी जनरेशंस के लिए। आगे बढ़ते हैं और एक और पाकिस्तान की होनहार शहरी, पाकिस्तान का फ़ख्र मलाला यूसुफजई की बात कर लेते हैं, जिन्होंने अमन का नोबेल इनाम हासिल किया। पाकिस्तानी तालिबा आज अपनी 24वीं सालगिरह मना रही है। बिल्कुल, मलाला यूसुफजई के हवाले से आपको बताएं तो 12 जुलाई 1997 को खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में गोया में पैदा हुई, और उन्होंने 2012 अक्टूबर में उस वक्त तवज्जो का वो मरकज़ बनी जब वो स्कूल से घर जाते हुए सवात में तालिबान शिद्दत पसंदों ने उन्हें फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया था। एक गोली उनके सर में भी लगी और मुल्क में इब्तदाई इलाज के बाद उन्हें खुसूसी तैयारी के जरिए बरतानिया मुंतकिल किया गया था। और 10 अक्टूबर 2014 को मलाला को बच्चों और नौजवानों के हक तालीम के लिए जदोजहद पर नोबेल इनाम बराए अमन दिया गया था, और 17 साल की उम्र में किसी भी शोबे में नोबेल इनाम हासिल करने वालों में मलाला यूसुफजई एजाज पाने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र तरीन शख्सियत। बिल्कुल, मलाला यूसुफजई को अब तक दुनिया भर में 40 से ज़ायद आलमी एजाज़ात मिल चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा उन्हें अपना गैर सगाली सफ़ीर बराए अमन भी मुकर्रर कर चुकी है। पाकिस्तान के लिए एक बड़े फ़ख्र की बात है, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तानियों की नज़र में मलाला कुछ तनकीद की जद में भी रहती हैं अपने ज़्यादा वोकल ना होने की वजह से, खासतौर पर जो कश्मीर वगैरह के मसाइल हैं, तो इस पर उनको कुछ तनकीद का भी सामना रहता है। बहरहाल एक आम शख्सियत हैं दुनिया भर के अंदर, तो ये ज़रूरी है कि आज हम उनको सालगिरह विश करें, बर्थडे हम उसको विश करें। बिल्कुल, ज़ैद बुखारी साहब के हवाले से बिल्कुल, और पाकिस्तान के नामवर रेडियो ब्रॉडकास्टर, मुमताज़ शायर और सदाकार ज़ैद बुखारी की 45वीं बरसी आज मनाई जा रही है। उर्दू अदब में बात की जाए तो मजाक का रंग बिखेरने वाले सैयद अहमद शाह बुखारी, जिन्हें लोग पितरस बुखारी के नाम से भी जानते हैं, उनके छोटे भाई थे, और पेशावर में पैदा होने वाले जुल्फ़िकार अली बुखारी को बचपन से ही स्टेज ड्रामों में काम करने का भी शौक था। उन्होंने पहली मरतबा इम्तियाज़ अली ताज के मशहूर ड्रामे अनारकली में सलीम का किरदार अदा किया, जो देखने वालों को बेहद पसंद आया। 1936 में जब ऑल इंडिया रेडियो का क़याम अमल में आया तो ज़ैद बुखारी रेडियो से मुंसलिक हुए और तादम मर्ग रेडियो ही के होके रह गए। आज हम उनको याद कर रहे हैं, उनको खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एक्सप्रेसो में बहुत कुछ है, स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। शो के दूसरे हिस्से में आ चुके हैं और अब बारी हमारे सेगमेंट निकले तेरे तलाश में, और आज फिर मंतक़ो तैर जदीद जो किताब है मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की, उसी के बारे में वक़ार अहमद मलिक साहब ने उनसे क्या बात की है आपको दिखाते हैं। निकले तेरी तलाश में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में और मैं हूं वक़ार अहमद। तार साहब से हमने मंतकुल तैर जदीद पर सवालात का सिलसिला शुरू कर रखा है। मंतकुल तैर जदीद जो है वो बड़ा ही खूबसूरत नावल है। उसमें जो अंदर जो रेफरेंसेस हैं, उसके अंदर जो थॉट्स हैं, ख्यालात हैं, वो बहुत ही कमाल हैं। बहुत ही कमाल और बहुत ही खूबसूरत नावल है मंतकुल तैर जदीद, जिस पर हमने तार साहब से उस नावल के अंदर से सवालात, उसके जो मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, उन पर हमारा जो सवालात का सिलसिला वो जारी है। तार साहब सूफिया के जो बेशतर बयानात होते हैं उनके पीछे उनका एक दाखिली मुशाहिदा होता है, और उस दाखिली मुशाहिदे का या कोई वारदात जिसको हम रूहानी वारदात कहते हैं उसका वो बयान होता है। बल्कि कुछ सूफिया तो कहते हैं कि इस तरह के मुशाहिदात का बयान मुमकिन नहीं है या बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मुशाहिदे के अंदर एक विविड किस्म की डिटेल्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तार साहब, जब आपने मंतकुल तैर जदीद लिखा तो ये उस एहसास, वजदान या उस तरफ वाली चीज़ है, तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि आप किसी दाखिली मुशाहिदे का शिकार हो, यानी कोई आपको कोई दाखिली मुशाहिदा हुआ? बुनियादी तौर पे ये है कि जब आप उस कैफियत से गुजर रहे होते हैं तो मेरा ख्याल है कि आप आगाह नहीं होते। ठीक है। और जब आप उस कैफियत से गुजर जाते हैं तो बाद में गौर करते हैं अपनी पिछली ज़िंदगी में, तो वहाँ पे आपको कुछ वक्त की ऐसी सातें या कुतरन उसके मुख्तलिफ टुकड़े नज़र आते हैं जो आप यकीन नहीं कर सकते कि मैं था।
चुनाचे आई फील कि ये मंतकुल तैर जदीद इसके बगैर लिखा नहीं जा सकता। मैंने अर्ज किया ना कि मैंने इसको पढ़ा है और मैं थोड़ा सा परेशान हुआ कि मैं इतना फातरुल अकल हूँ, शायद ये मैं किन जहानों की सैर करके आया, ये मुझे कतई इल्म नहीं। मंतकुल तैर के साथ आपकी जो बाकी किताबें हैं, मिसाल के तौर पे बहाव है या उस तरह की किताबें पढ़ के भी आपको दोबारा जब आप पढ़ते हैं तो आपको हैरानगी होती है? बाकी ये है कि बहाव का होता है, अच्छा, डाकिया और जुलाहा का होता है। बाकी जो किताबें हैं, नावल्स मसलन जो हैं, उनमें हैरत ये नहीं होती कि क्या ये मैंने लिखा है। हैरत ये होती है कि क्या मुझ में इतनी कैपेबिलिटी थी कि मैंने इतना कुछ लिखा, और उसकी जो किरदार साजी है या मसलन ये है खसो खाशाक ज़माने, तो उसका एक मैंने चैप्टर पढ़ा तो मैंने, मेरा ख्याल अब मुझ में वो नहीं रही ताकत या कह लें क्रिएटिव एबिलिटी जो कि वदीयत करता है। ये कुछ चीज़ें वदीयत करता होती हैं, आपको दी जाती हैं, और मैं समझता हूँ कि वो एक अमानत होती और उसका हिसाब लिया जाता है कभी ना कभी कि अगर आपके पास ये कैपेबिलिटी थी तो उसको आपने मुस्बत तरीके से इस दुनिया की बेहतरी के लिए या लोगों के जो ख्वाब हैं उनको पूरा करने के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं किया। चुनाचे और बाकी सारी किताबों में जो कैपेबिलिटी या क्रिएटिव स्ट्रेंथ है वो तो कह लीजिए कि वो हैरान करती है। लेकिन ये जो 2-3 किताबें हैं, इसमें एक अजनबियत का एलिमेंट मुझे महसूस होता है। नॉर्मैलिटी की एक ख़ास रॉ होती, और वो डिपेंड करता है कि वो आपको पागलखाने ले जाए या फिर मंतकुल तैर जदीद की तरफ ले जाए। सर ये बताइए कि जो मगरबी अदब है, मतलब हम जब मशरिक़ को देखते हैं और इतने बड़े फ़िलासफ़र्स को देखते हैं और इतने बड़े ख़यालात को देखते हैं, और फिर जब हम मगरबी अदब पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी इन्हीं ख़यालात की झलक नज़र आती है। यकीनन आप एक बहुत ही कसीरुल मुताला शख्स हैं, तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइए कि मगरबी अदब पर क्या ये मशरिकी ख़यालात का बाकायदा असर नज़र आता है? वेस्ट के ऊपर जो हमारी तहजीब का यानी ईस्टर्न तहजीब का और ख़ास तौर पे सूफिक तहजीब का असर है, उसके बारे में किसी ने कभी गौर नहीं किया, क्योंकि वेस्ट डोमिनेट करता है। सो मच सो कि मसलन रॉबिन्सन क्रूज़ो की जो है कहानी, वो एक अरब मुसन्निफ थे, जोग्राफिया दान, उन्होंने लिखी थी कि एक नौजवान किस तरह जजीरे में हो जाता है और उसके बाद वो किस तरह मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है, उसको एग्जैक्टली रॉबिन्सन क्रूज़ो की कहानी। इसी तरह अब ये मेरी दरियाफ्त है, हो सकता है कि इसमें कुछ सुकम हो कि बहुत मशहूर जो है अल्केमिस्ट पालो कोएल्हो की किताब, मैं तो उसको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देता, लेकिन बाहर तो वो दुनिया में बहुत पड़ी, मैं समझता हूँ कि वो भी मंतकुल तैर से मुतासर शुदा एक कहानी है, क्योंकि बुनियादी तौर पे उसमें भी ये है कि वो शख्स जो खजाना तलाश करना चाहता है और वो पूरी दुनिया घूम जाता है, मिस्र जाता है, मोरक्को जाता है कि खजाना, और फाइनली खजाना कहाँ होता है? वो वहीं उस दरख्त के नीचे होता है जहाँ वो बैठकर बकरियां चराया करता था, यानी वो खजाना वहीं मौजूद होता है। इसी तौर आप देखेंगे कि तार के परिंदे भी जब काफ के पहाड़ पे पहुंचते हैं तो वहाँ वो खुद ही मौजूद है, उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। चुनांचे एक जो वादतुल वजूद का फलसफा हमारे यहाँ मतलब है कि बहुत एक पसंदीदा शक्ल और उसकी बुनियादी वजह जो मजहबी तासुब था, उसके अगेंस्ट जो सूफिया कराम की तहरीक थी और जो इंसानियत पर मबनी थी, उसने ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की। उसका मंबा भी बुनियादी तौर पे फरीदुद्दीन अत्तार है, क्योंकि सच जो है वो आपके पास है, आप कहीं जाने आने की ज़रूरत नहीं है। बुल्ले शाह के मुख्तलिफ शेर आप देखें कि वो क्या कहते हैं कि अंदर चाती मारी ना, तो वो के अंदर ही है सारा कुछ, बाहर क्या ढूंढ रहे। तो इसी तरह मुझे जो है सच सरमस्त उनका कलाम, उर्दू कलाम 7 ज़ुबान कहलाते थे और 7 ज़ुबानों में शेर कहते थे, इंक्लूडिंग पंजाबी।
तो वो पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। आश्कार उनका था तखल्लुस, वो दीवाने आश्कार है, उसमें 3-4 उनकी जो नज़में हैं वो अत्तार के बारे में, और वो कहते हैं कि मैं तमाम अपनी इंस्पिरेशन अत्तार से लेता हूँ, वहाँ से हवा आ रही है और वहाँ से खुशबू आ रही है। और एक जगह कहते हैं कि अत्तार मेरा यार है, और जिसने भी इश्क सीखना हो उसको चाहिए कि मंतकुल तैर को पढ़े। चुनांचे बाकी शुरा में भी अत्तार का जो है असर अंगेजी जो है डेफिनेटली मौजूद है। अब मैं एक बहुत छोटे लेवल पे, एक लेट्स से कभी क्रिएटिव लेवल पे मैंने उसकी शिद्दत महसूस की अत्तार के पैगाम की। और ख़ास तौर पे जो पुराने जितने बुजुर्ग थे, आप जानते हैं कि वो कहानियों से और मतलब इस तरह काम चलाते थे और सबक आमोज़ कहानियाँ उनको कहते थे। तो इन्होंने भी एक वो पूरी तमसील जो थी बर्ड्स की वो क्रिएट की, और जिस तरह बर्ड्स आप खुद उनका सालार था, तो मैं तफसील में नहीं जाता। तो वो काफ की पहाड़ी की तरफ उड़ान करते हैं, रास्ते में कुछ 7 वादियाँ आती हैं, कोई मौत की है, कोई इनकार की है, मतलब डेथ की है, कोई सर्दी की है, कोई गर्मी की है, उनमें से गुजरते हैं। तार साहब, जिस तरह हर नावल में एक मरकज़ी किरदार होता है, हीरो होता है, इसी तरह जोग्राफिया बहुत अहम होता है, और इस नावल में मंतकुल तैर जदीद में जो जोग्राफिया वो टिला जोगियाँ हैं और उसी के गिर्द सारी कहानी जो है वो घूमती है। टिला जोगियाँ का आपने इंतखाब क्यों किया इस नावल के लिए? ये एक अजीब वकूआ है, मैं शायद पहले भी बता चुका हूँ कि मैंने जब बहाव लिखा तो मैंने उसमें डिस्क्राइब किया मोइंजोदारो, और मोइंजोदारो जो था वो मैंने नहीं देखा होगा, वो बाद में मैंने मोइंजोदारो देखा और मैंने कंपैरिजन किया कि जो मोइंजोदारो मैंने अपना डिस्क्राइब किया और इसमें कितना फ़र्क। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि उसमें फ़र्क नहीं था, सिवाय इसके कि मैंने ये कंसीव नहीं किया था कि मोइंजोदारो इज़ बेसिकली ए रेड सिटी, जिस तरह पेट्रा का रेड सिटी है ना, रोज़ रेड सिटी उसको कहते हैं पेट्रा का। तो इसी तरह क्योंकि ईंटें भुर रही हैं और ईंटों का बुरादा सुर्ख है, ओवरऑल जो होता है जब सनसेट होता है तो वो भी पेट्रा की तरफ सुर्ख है, ये मुझे नहीं मालूम। ठीक है। इसी तरह टिला जोगियाँ गया नहीं था, उसकी तारीख से मैं वाकिफ था, और जब मैंने ये लिखना शुरू किया तो उसके दरमियान में मुझे ऑफर हुई कि आपको टिला जोगियाँ लेके चलते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने अपना टिला जोगियाँ जो है वो खुद क्रिएट किया होगा जी, और मैं उससे बाहर नहीं जाना चाहता। तो बाहर तो जब वो ख़त्म हो गया ये नावल तो हम टिला जोगियाँ भी गए, और वहाँ भी जाहिर है कि कोई माइनर चीज़ें ऐसी थीं जो अगर मैं पहले चला जाता तो उनको शायद मैं बेहतर तौर पे बयान कर सकता। ठीक है। लेकिन उसकी जो सहर अंगेजी है वो ख़त्म हो जाती। ठीक है। जब आप किसी चीज़ को सचमुच देख लेते हैं तो उसका जो तिलिस्म होता है, उसका जो जादू होता है वो ज़ाहिर हो जाता है, वो हकीकत के तौर पे आपके सामने आ जाती है। तो आई फील कि ये अच्छा हुआ कि टिला जोगियाँ मैंने नहीं देखा हुआ था, कि वो एक मिस्ट्री, एक दास्तान, एक मिथ, एक फैंसी, एक बिल्कुल ख्वाबनाक एक चीज़ जो है वो मेरे ज़हन में क्रिएट हुई और उसको मैंने बयान किया। वरना टिला जोगियाँ पे हम गर्मियों में गए थे और वहाँ पे बर्फबारी शुरू हो गई थी, बहुत बारीक सी। तो मुझे अगर पता होता कि ऐसा तो शायद मैं वहाँ थोड़ी सी बर्फबारी भी कर देता अपने नावल। ज़बरदस्त। नाज़रीन, तार साहब के साथ हमारा जो गुफ्तगू का सिलसिला है मंतकुल तैर जदीद पर वो जारी है। अब बहुत सारे सवालात हैं जो उनके जो अंदर थाट्स हैं, जो ख्यालात हैं मंतकुल तैर जदीद में जो जोग्राफिया उसमें बयान किया गया है, बहुत ही खूबसूरत है, और इसके हवाले से बहुत ही अहम सवाल जो हैं वो हम उनसे पूछेंगे, लेकिन अगली किस्त में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। खेल के मैदान से बात करेंगे। सारे के सारे ख्वाब टूट गए, हम 2 मैच इकट्ठे हार गए, सारी खुशियां मात बढ़ गई, आवाज़ ही नहीं निकल रही हमारी। मतलब अफसोस इतना हो रहा है मुझे, ना तजर्बाकार इंग्लैंड टीम, बी टीम इंग्लैंड की, उसके सामने कौमी टीम ढेर हो गई। दूसरे वनडे में भी इंग्लैंड की 2nd क्लास टीम के सामने हमने 3rd क्लास परफॉर्मेंस दी। मैं आगे नहीं बढ़ रहा, आप बताइए।
और मायूस कुन शिकस्त का सामना करना पड़ा। शिकस्त के बाद ना सिर्फ वनडे सीरीज हाथ से निकल गई बल्कि 47 साल बाद इंग्लैंड में पहली मर्तबा सीरीज जीतने का मौका भी हमने गंवा दिया। और पिछले 2 मैचों की परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तानी टीम अभी भी उम्मीद कर रही है, उनको लगता है कि व्हाइट वॉश नहीं होंगे। बाबर आजम ने पहले वनडे में शिकस्त के बाद कहा, प्लेयर्स को मशवरा दिया कि शिकस्त से आपने कोई बुरी बात नहीं है, शिकस्त आपने बिल्कुल नहीं घबराना नहीं आप और परेशान भी नहीं होना। लेकिन इसके बावजूद बात की जाए ना तजर्बाकार इंग्लिश खिलाड़ियों के सामने तजर्बाकार कौमी प्लेयर्स घबराए नजर आए और इसके नताइज हम सब ने देखे कि पहले 2 मैचेस में जिस तरह से पाकिस्तानी टीम को शिकस्त हुई। पोटेंशियल अगर हम बात करें पाकिस्तानी खिलाड़ियों की, कौमी टीम की सिलेक्शन की, कोच और सिलेक्टर्स के माइंडसेट की और पीसीबी की कारकर्दगी, तो इस सीरीज ने सबको बेनकाब करके रख दिया है। सीनियर प्लेयर्स की जानिब से शदीद तनकीद का सिलसिला जारी है और उन पे बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। इसी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद है। मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। बात कुछ अच्छी नहीं है लेकिन हम जरूर चाहेंगे कि 2 मैचेस जिस तरह से हम हारे और अब अगर हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि तीसरा मैच हम जीत जाएंगे तो वैसे मुझे लगता है कि इन उम्मीदों में फिर पानी फिरने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया अरमला, सुबह बखैर आपको भी और इमरान को भी। और आपकी आवाज में मायूसी झलक रही थी, मेरी आवाज में भी मायूसी है और इमरान की आवाज में भी। उसकी वजह यह है कि सब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बआसानी इंग्लैंड को हरा देगी, लेकिन यहाँ तो उल्टी हो गई सब तदबीरें और उल्टा काम हो गया यहाँ, और बड़ा हम लोगों के लिए डिसअपॉइंटिंग है। मैं समझता हूँ टीम का सिलेक्शन ईमानदारी की बुनियाद पर नहीं हुआ, 11 खिलाड़ियों का, और पसंद नापसंद को तरजीह दी जा रही है। खिलाड़ी जब कमजोर टीमों के खिलाफ, जिम्बाब्वे के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ खेलते हैं तो बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी हम वनडे सीरीज जीते, लेकिन वहां चूंकि उनके कई लड़के आईपीएल में चले गए थे तो इसलिए हमें आसानी हो गई। लेकिन यहाँ तो जो हमारे साथ हाल हुआ है इंग्लैंड की, आप यकीन करें कि ये 18 लड़के मुख्तलिफ काउंटीज से जमा किए गए, लड़के भी नहीं बल्कि लड़कों के अब्बा हैं, कुछ तो एजेड भी हैं, और उनको जमा किया गया और जमा करके जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की फेंटी लगाई है वो बड़े अफसोसनाक बात है। साहब, ये तो आपने सिलेक्शन की जो बात की, हमारी टीम तो ऐसे लग रहा है जैसे इसका इंटरनेशनल एक्सपोजर ही नहीं है। आप यकीन मानिए, ये मैं सवाल महज डिसअपॉइंटमेंट में नहीं कर रहा, मैं टेक्निकली देखने के बाद जो थोड़ी बहुत अलिफ बे मुझे पता है, आप तो एक्सपर्ट हैं क्रिकेट के, ऐसा लगता है कि इनका कोई इंटरनेशनल एक्सपोजर ही नहीं है। जैसे वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे उस क्राउड को, बेयर ही नहीं कर पा रहे उस एक इंटरनेशनल टीम हमारे सामने खेल रही है। मतलब इतनी ज्यादा अपनी जगह से हिली हुई पैनिक टीम मैंने पहले कभी नहीं देखी। क्या आप अग्री करते हैं इस बात से? बिल्कुल, मैं आपसे 100% मुत्तफिक हूँ इमरान। इस टीम में सिर्फ एक ही सुपरस्टार है, बाबर आजम। वो भी अंडर प्रेशर आता है, कप्तानी का दबाव उसके कानों पर डाल दिया गया है, वो भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा। इस टीम में कोई सुपरस्टार नहीं है, इनकी मेंटल टफनेस नहीं है, जो जिसे कहते हैं कि जहनी तौर पर मजबूत होना। जब एक कंडीशंस डिफरेंट आती हैं हमारे बैट्समैनों के लिए तो वहां वो हाथ खड़े कर देते हैं। और क्राउड का अगर शोर होता है, आपने देखा होगा कि दूसरे वनडे में इंग्लिश क्राउड ने गाना गाना शुरू कर दिया। कल रात को तो गाना गाने के बजाय रो रहे थे वो जब इटली ने उन्हें हरा दिया। लेकिन ये कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है वो दबाव का शिकार हो जाते हैं। छोटी टीमों को हराते हैं हम और बड़ी टीमों के खिलाफ हम हाथ खड़े कर देते हैं। ये लम्हे फिक्री है, टीम मैनेजमेंट को इस पर तवज्जो देनी होगी, वरना उसके बगैर गुजारा नहीं होगा। बिल्कुल मिर्जा साहब, हमने देखा टीम मैनेजमेंट पे भी, पीसीबी पे कई सवालात उठा रहे हैं, जो तज्जियाकार भी हैं, सीनियर प्लेयर्स भी हैं, जो इस टीम को बहुत क्रिटिकली और टेक्निकली देख रहे थे। सिलेक्शन से लेकर ओवरऑल एक मैनेजमेंट तक हर चीज में हमें फ्लॉज नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कि अभी भी अगर इस सीरीज के बाद हमारी आंखें नहीं खुलती टीम की सिलेक्शन को लेके या ओवरऑल इस तमाम को, तो फिर हम आगे क्या करने वाले हैं? फिर तो हमें लगेगा वही पुरानी वाली टीम हमें नजर आना शुरू हो जाएगी। अरमला, अगर ये कल का मैच जीत गए तो फिर उसके बाद ये कहेंगे सब कुछ ठीक है। दरअसल और फिर इसके बाद हमें वेस्ट इंडीज जाना है, जहां 5 T20 खेलने हमें, वहां वो वेस्ट इंडीज की टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा चुकी है 2 मैचेस में। और अगर आप देखें कि इस टीम की मैनेजमेंट पर आप नजर डालें, हेड कोच मिसबाहुल हक ने कभी कोचिंग नहीं की। वो तो क्रिकेट खेल रहे थे, उन्हें वहां से लाकर हेड कोच, चीफ सेलेक्टर, बैटिंग कोच बना दिया गया। वकार यूनुस कई बारियां ले चुके। ये लम्हे फिक्रिया है, बोर्ड के हुक्काम सो रहे हैं क्या? उनको देखना पड़ेगा कि अगर टीम मैनेजमेंट जी। आखिर में ये भी मुझे तो ये लगता है कि ये T20 की टीम है जिससे हम वनडे खिला के ख्वार कर रहे हैं, जो पूरे 50 ओवर नहीं खेल सकती। ये कहीं इस किस्म के माइंडसेट का इशू है, जो आपने कहा ना कि इनके माइंडसेट का इशू है। तो क्या ऐसा है और ओवरऑल प्लेयर्स को तब्दील करना पड़ेगा? क्या फिर अजहर अली जैसे तजर्बात दोबारा करने पड़ेंगे? हाउ यू सी दिस? बिल्कुल इमरान, कभी किसी वनडे में 21 ओवर में आउट हो जाते हैं, कभी 36 ओवर्स खेलते हैं, तो समझ में नहीं आ रहा पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी क्या है।
और आपकी बात बिल्कुल सही है, हम PSL की बेसिस पर खिलाड़ियों का इंतखाब करते हैं तो उनके जहन में वही PSL होती है। आपने शोएब मकसूद को देखा होगा इस दूसरे वनडे में छक्के चौके लगा रहे थे, वो वनडे समझ ही नहीं रहे थे और उनके बरक्स सऊद शकील ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। ठीक हो गया मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। बड़ी एक डिसअपॉइंटमेंट वाली सिचुएशन है जिसमें हम सब हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि B कैटेगरी की टीम से तो पाकिस्तान कुछ बेहतर तौर पर और अर्मिला ये सूरत हाल उस वक्त आ रही है सबसे ज्यादा मायूस कौन पाकिस्तानी शायकीन के लिए जब T20 वर्ल्ड कप बिल्कुल हमारे सर के ऊपर बिल्कुल। और अगर हम वनडे मैचेस को भी T20 की तरह देखेंगे, नो ऑफेंस टू बाबर आजम, आई एम ह्यूज फैन ऑफ बाबर आजम, बट अभी जो हम सिचुएशन देख रहे हैं उसमें वो भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे और फिर एंड पे कह रहे हैं आपने घबराना नहीं है। आप सारी जिम्मेदारी जब आप बाबर पे डाल देंगे तो क्या करेंगे? आपने भी नहीं घबराना। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो और अब हम बात करेंगे साइन लैंग्वेज के हवाले से। बिल्कुल, और बात करेंगे हम क़ुव्वत समात और गोयाई से महरूम अफराद की तादाद जो कि एक अंदाजे के मुताबिक 45 करोड़ के करीब है। आज हमारे साथ ये जो बिल्कुल साथ विंडो में खातून आप देख रहे हैं ना, इनका ताल्लुक शहर कायद से है, नाम इनका खिजरा जफर है, हमारे साथ मौजूद हैं। ये पैदाइशी तौर पर क़ुव्वत समात और गोयाई से तो महरूम हैं ही, लेकिन इसके बावजूद व्लॉगर हैं, वीलॉगिंग करती हैं और दुनिया भर में अपना नाम बना रही है। और शायद ये पहली वीलॉगर हमने देखी हैं जो सुन और बोल नहीं सकती लेकिन उसके बावजूद वीलॉगिंग करती हैं। खजरा जो है वो साइन लैंग्वेज में वीलॉग बनाती हैं और कोरोना के दौरान उन्होंने क़ुव्वत समात और गोयाई से जो महरूम अफराद हैं उनके लिए एक मालूमाती वीडियोज़ भी काफ़ी बनाई। उस वक्त खजरा जफ़र और उनकी बहन सहर जफ़र हमारे साथ मौजूद है, उनको हम वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच खजरा एंड सहर, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सहर, आप हमारा मैसेज जो है वो खजरा तक पहुंचाइएगा और उन्हें बताइएगा कि बहुत अच्छा लगा कि वो एक्सप्रेसो का हिस्सा बने। ओके, और सहर साथ ये भी बता दीजिए आपको कैसा लग रहा है और क्या मसरूफियात है दोनों बहनों की? हम देख रहे थे मुसलसल आप तो आपस में बातें किए जा रही हैं, लगता नहीं है कि उनको वो बोल नहीं पाती हैं, मतलब ज़बान अल्फाज का तबादला तो जारी है। सहर, बिल्कुल ऐसा है कि हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी है और शुरू से ये है कि हम दोनों ही बहनें हैं और साथ में मुसलसल हम बातें करती रहती हैं, तो इसलिए हमारी बातें कभी ख़त्म नहीं होती। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। सर, हम ज़रूर आपसे चाहेंगे कि आप खुजरा से पूछें कि जिस तरह से वीलॉगिंग करती हैं इनको कुछ डिफ़िकल्टीज़ या इनको ये आइडिया कैसे आया, क्योंकि ऑब्वियसली चैलेंजिंग होगा लेकिन स्टिल इन्होंने इस बात को मेक श्योर किया और बड़ा ज़बरदस्त काम करी है। इनका कहना है कि मैं अमेरिका, ठीक है, आप साथ साथ हमें बताती भी जाइए। ये कह रही हैं कि मैं अमेरिका, जी जी, अमेरिका में एक लड़ाई हुई थी लास्ट टाइम, जो है वो एक ब्लैक को बहुत मारा गया था, तो ये बहुत उदास हुई थी उस पर और फिर उन्होंने वीडियो बनाई थी। फिर उन्होंने उस पर वीडियो बनाकर जब घर में दिखाई तो फिर सबको बहुत पसंद आई। फिर अब्बू ने देखा, अब्बू ने देख के बोला कि बहुत अच्छी बनाई है। फिर उन्होंने स्कार्फ वेयर करा कि मैं स्कार्फ वेयर करके वीडियो बनाऊंगी और फिर जब से उन्होंने स्टार्ट बनाना शुरू कर दी, अब्बू के कहने पे जो है उन्होंने वीडियोस बनाना शुरू करी कि उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आई। वाह वाह वाह, दैट्स ग्रेट। अच्छा सहर, उमूमी तौर पे आपकी अगर फैमिली में या आपके आसपास कोई भी बच्चा ऐसा हो जो साइन लैंग्वेज समझता हो तो आप जल्दी आप सीख जाते हैं और आपको बोलना शुरू हो जाती है, क्या आपने बाकायदा तौर पर सीखी साइन लैंग्वेज या बहन की वजह से आपको खुद ब खुद आ गई और अब सब समझ भी आती है? नहीं, गॉड गिफ्टेड समझती हूँ मैं इस चीज़ को। मैंने कभी कोई क्लास नहीं ली, कुछ भी नहीं लिया और मैंने बचपन से इसे अब तक ये माशाल्लाह से 3rd ईयर में मैंने इनको पढ़ाया है। अच्छा। और ये गॉड गिफ्टेड है। और घर में सबको आती है साइन लैंग्वेज या सिर्फ आप ही को आती है? नहीं, मेरे फादर ने क्लासेस ली थी, उनको भी आती है, लेकिन फैमिली में इनकी बात ज़्यादा मैं ही समझती हूँ। ठीक हो गया। तो सर ये बताएं, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि आपने इनको पढ़ाया भी और सारा कुछ किया, अब किस तरह की बॉन्डिंग है आप दोनों बहनों की? वो तो वैसे बाकायदा में नजर आ रही है जिस हिसाब से आप गपशप कर रही हैं, बट स्टिल कभी लड़ाई होती है आपकी खजरा के साथ? जी होती है, बहुत ज्यादा होती है। कैसे लड़ते हैं, जीतता कौन है? जी
कह रही जब छोटी थी बहुत ज्यादा लड़ती थी, अब बड़ी हो गई तो थोड़ा कम कर दिया। तो जीतता कौन है सर, ये बताए? लड़ाई में खजरा जीतती है आप जीतती है? इनसे पूछे जरा। ये जीतती हैं जी, ये मुझे हरा देती हैं। अच्छा, ये जो व्लॉग्स होते हैं इसके अंदर मुख्तलिफ मौज़ूआत को भी सिलेक्ट करना पड़ता है, मुख्तलिफ जगहों पर भी जाना पड़ता है व्लॉगिंग करने के लिए, तो ये क्या इसमें आप इनको हेल्प आउट करती हैं या खिजरा खुद सिलेक्ट करती हैं कि किस मौजू पे बनाना है? और इस हवाले से थोड़ा समय बताइए। फादर, हमारे फादर बहुत सपोर्टिव है इस मामले में, और इससे लेके तो बहुत ज़्यादा, ये मतलब आज जो कुछ भी हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ माई फादर। तो अब जब ये खिजरा जैसा बच्चा इतना प्रोडक्टिव होना शुरू हो जाए, वक्ती तौर पे जाहिर बात है बोलने बगैर या सुनने बगैर गुजारा नहीं होता है काम इंसान का, अल्लाह की तरफ से ये नेमते हैं, लेकिन अगर अल्लाह ही की तरफ से ना हो तो एक ऐसे बच्चे का प्रोडक्टिव हो जाना ये बड़ी ब्लेसिंग होती है अल्लाह की तरफ से। इसको आपकी और आपकी फैमिली, आप लोग कैसे समझते हैं, कैसे लेते हैं? मेरे फादर तो कहते हैं कि उन्हें, उनके पास जो कुछ भी है वो सब कुछ जो है वो इनका दिया हुआ है, और उसके अलावा जो है हमारी फैमिली में सबकी लाडली है माशाल्लाह से। अच्छा, ठीक हो गया। हाँ, ब्लेसिंग। और सर मुझे लगता है कि अच्छा, साइन लैंग्वेज के हवाले से जैसे आपने कहा कि आपको गॉड गिफ्टेड है और आपको खजरा की बात समझ आती है, घर में भी और लोग अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन आपने चूंकि इनको पढ़ाया भी है, लेकिन हर एक की डिफरेंट साइन लैंग्वेज होती है। जितने भी हम फॉर्म्स बात करें, चाहे वो पश्तो है, हिंदको है, सिंधी है, कोई भी ज़बान हम देखें, सो इनको आपने, इनकी जो कम्युनिकेशन होती है आपके साथ, आप उसको किस तरह से मैनेज करती हो? चूँकि आपने ऑब्वियसली आपने इस तरह की कोई क्लासेस तो नहीं ली होंगी। बेसिकली जो साइन लैंग्वेज होती है वो थोड़ा सा डिफरेंट है सब में ना। तो सबकी साइन लैंग्वेज अलग अलग होती है, लेकिन बात समझने में आसानी से आ जाती है। ठीक है सहर, अब हम ये चाहते हैं कि आप जरा खिजरा को कहिए जो इनकी अपनी ऐसे लोग हैं जो कि हमारे लिए बड़े ख़ास हैं, बड़े स्पेशल हैं हमारे लिए, उनको ये अपने तौर पे कोई ऐसा मैसेज दें कि ज़िंदगी में कुछ मुश्किल नहीं है, इनको इतनी बड़ी अल्लाह ने एक नेमत से महरूम रखा, लेकिन उसके बावजूद शी इज़ डूइंग ग्रेट इन हर लाइफ। तो मैं चाहता हूँ कि जितने लोग इनको देख रहे हैं अपनी लैंग्वेज में, कैमरे की तरफ मुँह करके ज़रा उनको कहें, कोई मैसेज दें। जी सहर ने कहें, करें आप बताएं, मैसेज दें। और सहर साथ साथ आप बता भी दें कि ये क्या कह रहे हैं। हाय अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खिजरा ज़फ़र है, और बहुत सारे लोग डैफ ऑफिस से आते हैं, बैठे हुए होते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, बात करते हैं, उनको सब बोलते हैं चलो चलो यहाँ से निकलो, जो डैफ लोग होते हैं। डैफ को कोई भी नहीं पूछता, फिर वो उदास होकर चला जाता है यहाँ से, फिर वो बैठ के सोचता रहता है कि जॉब जो नॉर्मल लोग होते हैं वो डैफ लोगों को ऐसे ही, वो उनसे कुछ पूछना चाहते हैं, वो उनको हटा देता है, बोलते हैं कि हम आपको जॉब नहीं देंगे। तो बोलती है ऐसा क्यों? ठीक हो गया। आप ये कहना चाह रही हैं कि ऐसे लोगों को बराबरी का हक देना चाहिए, यकीनी तौर पे देना चाहिए। आप लोग उन लोगों से जो कि बोल सकते हैं या सुन सकते हैं, इनको बताइएगा ज़रूर कि ये हमारे लिए उनसे ज़्यादा ख़ास है, उनसे ज़्यादा स्पेशल हैं, और जो ये कर रही हैं वो तो हम भी नहीं कर सकते, तो हमसे ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, हमारा ये फ़ख्र है। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया खिजरा। वी आर सो प्राउड ऑफ यू कि आप व्लॉगिंग करती हैं और इतना ज़बरदस्त काम कर रही हैं, और आपने अपनी किसी भी कमज़ोरी को आड़े नहीं आने दिया, और आप दुनिया भर में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच खिजरा। वी विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी बात होगी। हमें उम्मीद है कि मैसेज कन्वे हो गया बिल्कुल, और हम भी देंगे, इनको ज़रूर बताइएगा कि इनका मैसेज हम भी देते रहेंगे इंशाल्लाह। जो भी हमारे लिए खास लोग हैं, जो स्पेशल अफराद हैं, उनको लेकर थैंक यू सो वेरी मच। दिस वाज खिजरा विद अस, दिस वाज सहर विद अस। और खिजरा ने ये कहा कि डेफ लोगों को लोग जॉब्स नहीं देते हैं, निकाल देते हैं, उनको बर्दाश्त नहीं करते हैं। इन लोगों को खुद से ज़्यादा इज्जत दीजिए, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से जो भी है, ये आपके भी किसी बच्चे के साथ हो सकता है, अल्लाह ना करे। तो आप ज़रूर ऐसे लोगों को खुद से ज़्यादा वैल्यू दीजिए, ज़्यादा प्रमोट कीजिए, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम लोगों से ज़्यादा टैलेंटेड। इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, वक्त कम और मुकाबला सख्त, लेकिन आपकी मुलाकात करवानी है वंस अगेन दो बहुत होनहार नौजवानों से। वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़राअत के शोबे की तरक्की के लिए इस वक्त वज़ीर आज़म हमें पुरम नज़र आते हैं, हमने पहले भी बात की है, और ज़रई तब्दीली के लिए मुसलसल जो फ़ी एकड़ पैदावार है इसमें इजाफे पर जोर दे रहे हैं ताकि मुल्क में जो खुराक की कमी है उसके ऊपर काबू पाया जा सके, जिसके लिए ज़रई शोबे में जिद्दत लाना ज़रूरी है। जिन दो तलबा की हम इस वक्त आपके साथ बात कर रहे हैं इन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया है। हमारे साथ ये जो दोनों तलबा मौजूद हैं, इन्होंने एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जो ज़राअत के मैदान में कीड़े मार अद्वियात छिड़कने की जिम्मेदारी सर अंजाम देगा। इसको GPS के जरिए कंट्रोल किया जाएगा और इससे किसान के लिए वक्त की जो खपत है उसमें अच्छी खासी न सिर्फ कमी आ जाएगी बल्कि उसकी इस्तेदाद कार में भी इजाफा हो जाएगा। इस रोबोट को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा और किसान इसको कैसे कंट्रोल करेगा, ये बनाने वाली रोबोट बनाने जो तलबा हैं फातिमा सरदार और जलाल खान दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच फातिमा एंड जलाल। फातिमा, सबसे पहले हम आपके हवाले से आपसे जानना चाहेंगे, इस रोबोट के हवाले से बताइएगा कि किस तरह से फंक्शन करेगा, बनाने का पर्पस क्या था? जी अस्सलाम वालेकुम। हमने ये सोलर पावर्ड ऑटोमेटेड पेस्टिसाइड स्प्रेइंग रोबोट बनाया है जो कि बेसिकली की टाइम कंजम्पशन को जो है वो रिड्यूस करेगा और वैसे ही एफिशिएंटली वर्क करेगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि अगर फार्मर्स मैनुअली जो है वो पेस्टिसाइड स्प्रेइंग अगर करते हैं, अगर फार्मर्स मैनुअली पेस्टिसाइड स्प्रेइंग करते हैं तो उनके लिए जो है वो डिजीज़ को काफ़ी उनका सामना करना पड़ता है, क्योंकि पेस्टिसाइड स्प्रे में ऐसे काफ़ी केमिकल्स मौजूद होते हैं जिससे उनकी सेहत पे काफ़ी बुरे असरात पड़ सकते हैं। तो ये रोबोट बेसिकली उस पेस्टिसाइड स्प्रे का काम करेगा, लेकिन ऑटोमेटिकली काम करेगा, क्योंकि फार्मर एक घर बैठे अपने उस एप्लीकेशन के थ्रू उस रोबोट को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है जलाल, अमूमी तौर पे हमारे किसान तो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि वो इन टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल कर सके, मतलब दे आर नॉट फ्रॉम US और चाइना, तो वो कैसे इसको इस्तेमाल कर पाएंगे? क्या उनकी आसानी के लिए भी कोई आपने जहन में नुक्ता रखा है इस रोबोट को बनाते हुए? अस्सलाम वालेकुम जी, ये रोबोट को यूज़ करना इतना कोई मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि ये अगर आप किसी को सिखाना चाहें तो मैक्सिमम 1-2 दिन में वो बंदा सीख जाएगा कैसे यूटिलाइज किस तरह करना है, आपने इसे चलाना किस तरह से, क्योंकि ये जो भी कंट्रोल हो रहा है, सारा जो मॉनिटर हो रहा है वो एक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू हो रहा है, जो कि आप नॉर्मली किसी भी किसान को, किसी भी बंदे को आप 1-2 दिन में समझा सकते हैं। तो इसके लिए इतना बड़ा कोई इशू नहीं होगा कि आप किसी को मतलब महीने लग जाए सीखने में, तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा। जलाल, ये भी बताइएगा, ये जो एप्लीकेशन आप लोगों ने साथ डेवलप की है इसकी कोऑर्डिनेशन किस तरह से है, इसमें आपको किस तरह से वर्किंग होगी इस एप्लीकेशन की, इस रोबोट के साथ, और जिस तरह आपने कहा इतना मुश्किल नहीं होगा, थोड़ा सा अगर आप हमें इसको फर्दर एक्सप्लेन कर सकें। जी, जो एप्लीकेशन है वो बेसिकली काम कर रहा है IoT के थ्रू, जो कि आपका डाटा सर्वर के थ्रू आपके मोबाइल एप्लीकेशन तक पहुंचा रहा है। तो इसमें असल में आपके पास जो आप एप्लीकेशन खोलेंगे आपके पास 3 से 4 ऑप्शंस होंगे। एक आपको लाइव मॉनिटरिंग, मतलब जो रोबोट के ऊपर कैमरा लगा होगा वो आपको दिखा रहा होगा कि आपके फील्ड में इस वक्त काम क्या चल रहा है। बाकी आपके पास एक मेन पावर का होगा, जैसे कि आप रोबोट को मेन पावर दे रहे हैं, उसके जो कंपोनेंट्स वगैरह है उनको पावर मिल जाएगी। और आपके पास एक बटन आ जाएगा स्प्रे टैंक का, कि आप जब भी चाहे स्प्रे टैंक ऑन कर सके। मतलब आपने सारे जो लवाजमात हैं उनको मद्देनजर रखा है। फातिमा, हमारे यहाँ चूंकि वक्त कम है, मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूंकि किसान और ख़ास तौर पे हमारी जो पर एकड़ पैदावार है वो वैसी बड़ी कम है, तो इस किस्म की जो इनोवेशन है टेक्नोलॉजी की, ये किस हद तक हेल्पफुल होगी पाकिस्तान की फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को हम लेकर बात करें हमारी ज़री पैदावार बेहतर बनाने के लिए? जी, बेसिकली इसमें आप और भी बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे इसमें हार्वेस्टिंग आ सकती है, इसमें सीड सोइंग आ सकती है, इसमें प्लाउइंग हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये एक मल्टी फंक्शन रोबोट बन सकता है। ये सिर्फ एक पेस्टिसाइड स्प्रे का काम नहीं कर सकता, फिर इसमें जो है वो बीज, जिसे हम लोग कहते हैं बीज गोना, वो भी आ सकता है। इसमें बेसिकली हार्वेस्टिंग भी आ जाएगा, इसमें इरिगेशन सिस्टम भी आ जाएगा। तो ये बेसिकली इस तरह से बहुत हेल्प आउट कर सकता है आगे फ्यूचर जनरेशन। तो इस पर खर्चा कितना है, महंगा है ये हमें अराउंड इस पे 75 तक तो पड़ गया था। हमें, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था, तो उसमें करने में हमें थोड़ी बहुत 75 तक का पड़ गया था। ठीक हो गया। फातिमा और जलाल, आप दोनों ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। बहुत सारे लोग इस हवाले से काम भी कर रहे होंगे और करना भी चाहते हैं। आपके नज़दीक आप इसको स्टेट लेवल पे अगर कुछ प्रपोज करना चाहें जो किसानों के लिए हेल्पफुल हो, वो मैसेज या कोई भी मैसेज हमारे प्लेटफॉर्म से देना चाहें? जी, मैसेज बस मैं यही देना चाहूँगी कि
पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बेसिकली बहुत लैक करता है। तो वहाँ पे अगर आप लोग देख सकते हैं कि फार्मर्स को कितनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, छोटी से छोटी चीज़ों के लिए उन्हें दिन भर काम करना पड़ता है मैनुअली, और वो उनकी लेबर कॉस्ट भी उस चीज़ में बहुत ज़्यादा लग रही होती है। तो ये अगर क्यों ना हम, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो आगे फर्दर AI की तरफ जा रही है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। फातिमा, हमारे पास टाइम खत्म हो गया बिल्कुल, लेकिन बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ फातिमा और जलाल मौजूद थे और इस जबरदस्त आपका यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट था, लेकिन एक बहुत रे ऑफ होप है आने वाले वक्त के लिए कि बहुत ज्यादा तब्दीली लाई जा सकती है ज़रूरी शोबे के अंदर भी। टाइम खत्म हो गया, अभी हम आपसे इजाजत लेंगे, आपसे हमारी मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।